तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 20 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं, तो सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे जितनी भी वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें। नोटिफिकेशन बेल भी आपको ज़रूर दबा लेना है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें आज किन किन लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं और कितने कितने नंबर उनके आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजाता जी हैं, इनके 160 नंबर आए हैं। भोपाल से हैं ये और इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं। बोलकर भी उन्होंने प्रश्न भेजे थे। देखिए सर, जितने भी नंबर मिले वो सब आपके पढ़ाने से, बाकी बीच बीच में जो समझाते हो उसकी वजह से, वरना टेस्ट में कम आते थे। पर आप तो एक सवाल के 4-5 सवाल बना करके समझाते हो, वही बहुत काम आया है। आप सबको पता है अब जो पेपर आ रहा है वो बहुत डिटेल में आ रहा है, ठीक है ना। एकदम फैक्ट वाले प्रश्न अब नहीं आ रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम समझाते हैं बीच बीच में, वो यहाँ पर इनको फ़ायदेमंद साबित हुई हैं और इनके 160 नंबर आए हैं। 160 नंबर का मतलब समझ रहे हो? इस टाइम जो 160 नंबर हैं वो शुरुआत के 180 182 के बराबर है, क्योंकि अब जो पेपर का लेवल आ रहा है वो काफ़ी अच्छा लेवल आ रहा है, ठीक है। और इन्होंने हमारे नोट्स भी लिए थे, सुपर सिलेक्शन नोट्स, जहाँ से भी इनको फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर एक दीदी की और बात करते हैं। इन दीदी का नाम देख लीजिए, नीचे डाल रखा है हमने। क्या नाम है इनका? मोनिका शर्मा। मोनिका शर्मा जी के 156 नंबर आए हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं ये, ठीक है। और इन्होंने, आप देख सकते हैं, हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स भी ले रखे हैं। सर जी प्रणाम, मेरे 156 नंबर आए हैं आज की डेट में। 156 ईडब्ल्यूएस जनरल से हैं, तो आपके ये नंबर बहुत अच्छे हैं। और इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न भेजे, क्रेस योजना, चतुर्भुज, एनएसएफडीसी, एमएस एक्सल। तो इन सारे प्रश्नों को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अजय सोलंकी जी, 157 नंबर आए हैं और इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे थे। यहाँ पर आपको ये सुपर सिलेक्शन नोट्स दिख रहे होंगे। इसके बाद में और देख लेते हैं। देखो, जो जो प्रश्न भेजते हैं सबका नाम लेना हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। एक दीदी और हैं, नजवा खान, ओबीसी से है, 156 नंबर आए। सर आपकी क्लास से बहुत बहुत मुझे हेल्प मिली है, ठीक है। इसके बाद में देखिए 159 नंबर आए हैं। बाकी इन्होंने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, और इनका नाम है सुशीला राजपूत जी, ठीक है। इनके 159 नंबर आए हैं। नहीं, ये प्रगति गुप्ता हैं, ठीक है। प्रगति गुप्ता जी के 159 नंबर आए हैं। इसके बाद में सानिया खान जी हैं, इनके 182 नंबर आए हैं। आपको शुरू में इनके नंबर आए थे, आपको हमने बताया था ये टॉपर रही हैं, ठीक है। और इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। बाकी एक और स्टूडेंट है सुशीला राजपूत, इनके भी अच्छे नंबर आए हैं। इन लोगों के द्वारा हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं गए हैं। आपका भी आगे की किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आपसे निवेदन है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, उस पर अपने प्रश्नों को जरूर सेंड कीजिएगा। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज देख रहे होंगे, ये जितने भी लोगों के अच्छे नंबर आए हैं उन सब ने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं, ठीक है ना। तो आप भी अगर चाहें तो सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 199 रुपए का पेमेंट करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट को इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। नहीं तो एक बार व्हाट्सएप की डीपी चेक कर लेना, उस पर हम टाइम लिखे रहते हैं कि इतने बजे सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड किए जाएंगे, ठीक है। एक एक व्यक्ति को हम सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड करते हैं जो लोग मंगवाते हैं। सर सुपर सिलेक्शन नोट्स लेने वालों के इतने अच्छे नंबर क्यों आ रहे हैं, जबकि अभी जो लोग हैं उनके 120 130 नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं आ पा रहे हैं? देखो, इसका एक रीजन है। सुपर सिलेक्शन में क्या मिलता है आपको? चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी मिलती है। इसके अलावा चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट सुपर मैराथन की पीडीएफ मिलती है और 10-10 प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट के मिलते हैं। 7 ब्रह्मास्त्र हमने करा रखे हैं, उन सातों ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ आपको दी जाती है, ठीक है। मेन टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न करा रखे हैं, जैसे कि आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई, ठीक है, जैसे कि आपका एक्ट हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, प्रमुख योजनाएं हो गई, आईसीएमआर हो गया। इन सब के टॉप 100 प्रश्न करा रखे हैं। इन सब की भी पीडीएफ आपको इसी के अंतर्गत दी जाती है मात्र 199 रुपए में। तो जिन लोगों ने भी इन सुपर सिलेक्शन नोट्स को लिया है उन सब के बहुत अच्छे 182 187 तक नंबर आए हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में इस सुपर सिलेक्शन नोट्स को कंप्लीट कर लेते हो। भाई आपका पेपर परसों है, अगर आप आज लेते हो 2 दिन में अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके भी नंबर अगर टेस्ट में भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, अभी ऊपर देखा ना, दीदी के टेस्ट में कम नंबर आ रहे थे लेकिन आज उनके 160 नंबर आए हैं, ठीक है। तो बेशक आपके टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, एक बार आप सुपर सिलेक्शन नोट्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपके भी बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो आप सुपर सिलेक्शन नोट्स इस नंबर पर व्हाट्सएप करके और 199 का स्क्रीनशॉट सेंड करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए
अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं, जो प्रश्न हमारे पास में स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं। एक एक प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, क्योंकि डिटेल से ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैथ के भी प्रश्न हैं हमारे पास, रीजनिंग के भी प्रश्न हैं, सबको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, डीपीटी का टीका लगाने के क्या लाभ होता है। देखो टीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, घुमा फिरा करके आप पूछे जा रहे हैं। पहले सीधे सीधे पूछ लेते थे कि डीपीटी का टीका क्यों लगवाया जाता है, या फिर पर्टुसिस के लिए कौन सा टीका लगवाया जाता है। अब थोड़ा सा घुमा करके पूछ रहे हैं कि क्या लाभ होते हैं। 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, बड़े बड़े ऑप्शन होंगे, लेकिन चारों ऑप्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे ही आप चारों ऑप्शन को पढ़ लेंगे, आप अपने आप आंसर लगा लेंगे। चलिए देखिए, तो डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पर्टुसिस जिसे हम काली खांसी कहते हैं, और टिटनिस जैसे टीकों मतलब जैसे रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, देखो इन 3 बीमारियों से सुरक्षा मिलती है जो जानलेवा भी हो सकती है। डीपीटी वैक्सीन के लाभ देख लीजिए। देखो सबसे पहले है डिप्थीरिया से सुरक्षा देती है। पहली बात देखो, डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है जो गले और श्वास नली को प्रभावित करता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, दिल की विफलता यानी कि हार्ट अटैक और मृत्यु भी हो सकती है। तो इस डिप्थीरिया नामक बीमारी से यह जो है फायदा पहुंचाता है डीपीटी का टीका। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि खसरे का टीका किन अन्य रोगों से बचाता है। ठीक है ना, खसरे का जो टीका है वो किन अन्य रोगों से बचाता है, या फिर आप ये बता दीजिए खसरे का टीका कब लगाया जाता है, पहली डोज कब दी जाती है। अब देखो बहुत इससे पहले भी एक प्रश्न आया था, लेकिन देखो खसरे का टीका 9 महीने पर ही लगाया जाता है, लेकिन जो आपके एग्जाम में प्रश्न आया था उसमें ऑप्शन 9 महीने नहीं था, 12 से 15 महीने था। ठीक है ना, और 4 से 6 साल था, ऐसे था। तो जब 9 महीने अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो वो हम नहीं मानेंगे, है ना, 12 से 15 ही मानेंगे। भाई जब 9 महीने ऑप्शन में दिया ही नहीं तो क्या करेंगे। ठीक है, वैसे पहली डोज जो है 9 महीने में ही लगाई जाती है, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया था। ठीक है, तो 9 से 15 महीने के बीच में पहली डोज लगा देते हैं। ऑप्शन में 9 नहीं था, 12 से 15 था, तो हम 12 से 15 ही लगाएंगे। ठीक है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो 12 से 15 ही बताता है, तो ईएसवी भी उसको 12 से 15 ही मानता है, हालांकि हम जानते हैं कि 9 महीने से लगाया जाता है ना। तो ये भी क्लियर कर लीजिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि खसरे का टीका कब लगाया जाता है। बता ही दिया है, चलो बता दिया, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं, पर्टुसिस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से डीपली प्रश्न आ रहे हैं डीपीटी से, तो आज पूरा डीपीटी कवर कर लेते हैं अपन। देखो पर्टुसिस एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग है जो बच्चों में गंभीर खांसी, निमोनिया, ऐंठन और मस्तिष्क क्षति का कारण बनता है। तो ये पर्टुसिस के बारे में आपको बता दिया, इसे हम काली खांसी कहते हैं। तीसरा है टिटनिस, इन 3 चीजों से सुरक्षा देता है, तो टिटनिस को भी कवर कर लेते हैं। टिटनिस एक जीवाणु संक्रमण है, ध्यान रखना टिटनिस किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है, जो मांसपेशियों में दर्दनाक जकड़न पैदा करता है। ठीक है, जिससे जबड़ा बंद हो सकता है, निगलने और सांस लेने में परेशानी हो सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। तो ध्यान रखना टिटनिस को ही हम लॉक जॉ का अर्थ है कि जो जॉ माने जबड़ा होता है, जबड़ा को लॉक कर देता है, तो जबड़ा लॉक करने वाला रोग भी हम टिटनिस को कहते हैं। ठीक है, तीनों समझ में आ गए। तीनों से बचाने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। चलिए अगला आपसे पेंटावेलेंट टीका आज पूछ लिया था कि पेंटावेलेंट टीका कब कब दिया जाता है, इसकी टाइमिंग पूछी थी, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पेंटावेलेंट टीके बच्चे को डिप्थीरिया, टिटनिस, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस बी और हिब का फुल फॉर्म होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, इससे बचाने के लिए दिया जाता है, और यह 3 खुराक में दिया जाता है। कब कब, जो 6, 10 और 14 सप्ताह की उम्र में इसको लगाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे ये पूछते हैं कि कब कब लगाया जाता है और कौन कौन सी बीमारी से बचाता है। तो ध्यान रखना, पेंटावेलेंट टीके की बीमारी एक बार पूछ ली थी, ये 5 बीमारी हैं, ये पांचों बीमारी में से कोई 4 बीमारी या फिर कोई 3 बीमारी आपके ऑप्शन में दी गई होगी। एक आपको खसरा लिख देंगे, तो खसरा से ये नहीं बचाता है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली खुराक इसकी 6 सप्ताह की उम्र में दी जाती है, दूसरी खुराक 10 सप्ताह की उम्र में दी जाती है, और तीसरी खुराक 14 सप्ताह की उम्र में दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखो अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बाकी टीम के द्वारा उसको सही कर दिया जाएगा, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, निर्जलीकरण होने पर क्या उपाय करने चाहिए। निर्जलीकरण के बारे में आपको पहले भी बताया था कि निर्जलीकरण क्या होता है। निर्जलीकरण का अर्थ है कि शरीर में से पूरे पानी का निकल जाना। अगर हमारे बॉडी से पूरा पानी निकल जाएगा तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, या जिसे हम निर्जलीकरण कहते हैं, और यह एक घातक बीमारी होती है। अब किसी व्यक्ति को अगर निर्जलीकरण हो गया है तो उसको बचाने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं, यह प्रश्न आज आपका पूछा गया था। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिटेल में आपको बता देते हैं। देखो क्या करेंगे, व्यक्ति को ठंडे स्थान पर बैठाकर आराम करने के लिए प्रोत्साहित करें, व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी या अन्य तरल पदार्थ पीने के लिए प्रोत्साहित करें। यही आपके ऑप्शन में दिया गया था कि निर्जलीकरण को रिकवर करने के लिए क्या करेंगे। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन था कि व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी एवं अन्य तरल पदार्थ पीने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके डिटेल में से भी प्रश्न बन करके आ रहे हैं और डिटेल में से ही आपके आंसर बन करके आ रहे हैं, इसीलिए हम हर एक प्रश्न का डिटेल में सॉल्यूशन कराते हैं। ठीक है, और देखिए कैफीन और शराब से बचें, ओरल रिहाइड्रेशन सैसे जिसे हम ORS कहते हैं,
ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ओरल रिहाइड्रेशन सैसे के इस्तेमाल पर विचार करें जो व्यक्ति द्वारा खोए गए नमक और खनिजों की भरपाई करने में मदद करता है। देखो डिहाइड्रेशन जब हो जाता है तो शरीर में जितना भी नमक होता है वो बाहर निकल जाता है और जो खनिज पदार्थ होते हैं वो भी पानी के साथ में बाहर निकल जाते हैं। इसको रिकवर करने के लिए हम ORS देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आज टीकाकरण का क्या उद्देश्य है, यह पूछ लिया गया था। तो देखिए क्या उद्देश्य होते हैं टीकाकरण के। टीकाकरण बच्चों को रोग प्रतिरोधक तंत्र मजबूत बनाता है। जो बच्चे का रोग प्रतिरोधक तंत्र होता है टीकाकरण के द्वारा उसको मजबूत किया जाता है और उन्हें विभिन्न जीवाणु तथा विषाणुओं से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। इसीलिए DPT के टीके, MMR के टीके, ये सारे टीके लगाए जाते हैं, है ना। चलिए, भारत में टीकाकरण की शुरुआत, ध्यान रखना, भारत में टीकाकरण की नीति को वर्ष 1975 में अपनाया गया था, जिसका शुभारंभ EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1975 में। यह आपको याद रखना है। अब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये बताएंगे कि 1975 में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कौन थी, उनका नाम आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न था, बड़ी आंत के अंतिम छोर को क्या कहते हैं। तो देखो बड़ी आंत का जो अंतिम छोर होता है उसे हम मलाशय कहते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा, देखो ये इस तरह का पेट होता है, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। फिर छोटी आंत होती है, उसके बाद में फिर बड़ी आंत होती है और बड़ी आंत का जो आखिरी छोर होता है उसे हम मलाशय कहते हैं, जिसके द्वारा जो है शौच के द्वारा जो मल होता है पेट में उसको बाहर निकालते हैं। यही आज आपसे पूछ लिया था, तो चलिए देख लेते हैं। मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग है। यह मल को जमा करके रखता है जो शौच के माध्यम से बाहर निकलता है। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो मलाशय के बारे में आज प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। किसी गांव की किशोरियों में आयरन का स्तर अच्छा पाया जाता है, इसका क्या कारण है। ये आपका कंडीशन वाला प्रश्न पूछ लिया था कि आप एक सुपरवाइजर हैं, आप किसी गांव में गई चेकअप करने के लिए, वहां पर आपने देखा कि जितनी भी किशोरी हैं उन सब में आयरन का लेवल बहुत अच्छा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है। बाकी उसमें ऑप्शन दिया गया था कि वो आयरन की सप्लीमेंट ले रही हैं, उन्हें पर्याप्त भोजन, आयरन युक्त भोजन दिया जा रहा है, इस तरह के ऑप्शन उसमें दिए गए थे। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं, इन्हीं में से ऑप्शन आपके पूछे गए होंगे। देखिए, यदि किसी गांव की किशोरियों में आयरन का स्तर अच्छा होता है तो इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिनमें आयरन युक्त भोजन का सेवन सबसे महत्वपूर्ण है। कि वो लोग आयरन युक्त भोजन का सेवन कर रही हैं, पालक खा रही हैं, हरी सब्जियां खा रही हैं, सारी चीजें टाइम टू टाइम खा रही हैं। ठीक है, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें वो भाग ले रही हैं, और आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के बारे में वे जागरूक हैं कि आयरन की कमी क्यों होती है। जब पता होगा कि इस वजह से आयरन की कमी होती है तो वो वाली चीजें वो नहीं करेंगी और हरी सब्जियों को खाएंगी। तो यही एक रीजन है कि उस गांव की किशोरियों में आयरन की पर्याप्त मात्रा पाई जा रही है। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। अगर गर्भवती माता आयरन कम लेती है तो गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ ठीक है, गर्भस्थ कर लेना, गर्भस्थ शिशु पर। अगर मतलब कि जो लेडीज प्रेग्नेंट है, अगर वो आयरन का सेवन नहीं कर, बहुत सारी लोग क्या होती हैं आयरन की गोली नहीं खाती, अरे हम गोली नहीं खा पाएंगे, अरे विटामिन डी नहीं खा पाएंगे, तो उसका उस शिशु पर क्या असर पड़ता है वह आपसे पूछा था। 4 ऑप्शन दिए थे, आइए देख लेते हैं। अगर गर्भवती माँ आयरन कम लेती है तो शिशु को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, सबसे मुख्य बात है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे उसका विकास प्रभावित हो सकता है। जन्म से पहले ही शिशु की मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है और शिशु का वजन भी कम हो सकता है अगर आयरन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। देखो, भ्रूण का विकास में आयरन की क्या भूमिका होती है ये भी देख लीजिए, यहां से प्रश्न बनेगा। आयरन की कमी से भ्रूण को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जो उसके सामान्य विकास के लिए आवश्यक है, खास करके मस्तिष्क के विकास के लिए। तो अगर आयरन नहीं मिलेगा भ्रूण को तो मस्तिष्क का विकास प्रभावित हो सकता है। उसके बाद समय से पहले जन्म हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से समय से पहले जन्म, यानी कि 37 सप्ताह से पहले जो जन्म हो जाता है तो उसे हम टाइम से पहले जन्म कहते हैं, और इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा रहता है। कम वजन वाला बच्चा हो सकता है, आयरन की कमी से वजन कम हो सकता है बच्चे का। ठीक है, और जो जन्म का खतरा बढ़ सकता है, यानी कि बहुत टाइम से पहले वो जन्म हो जाएगा और कम वजन रहेगा। शिशु की मृत्यु का खतरा रहता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से जन्म से तुरंत पहले या बाद में शिशु की मृत्यु का जोखिम पड़ जाता है। इसलिए आप लोगों को आयरन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। बताइए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। कल ये प्रश्न पूछा गया था परसों वाले एग्जाम में, और ये हमने आपको कराया भी था। तो देखते हैं कौन कौन अच्छे से एग्जाम एनालिसिस देखते हैं और कौन कौन को फायदा मिलता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न, आज बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में, तो धैर्य के साथ में आपको बैठना है और वीडियो को लाइक कर देना है। माँ के दूध में क्या क्या पाया जाता है। देखो, तो माँ के दूध में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम और खनिज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटीबॉडी
एंटीबॉडी भी पाई जाती है। ठीक है, 2 प्रश्न पूछ लिए। आज का तीसरा प्रश्न है कि जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसे हम क्या कहते हैं? बताइए, उसे हम क्या कहते हैं? जो भी प्रश्न आपको आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। भाई 3 में से 2 प्रश्न आएंगे, 1 प्रश्न आएगा, लेकिन जितने भी प्रश्न आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये आपके रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो बीच बीच में हम प्रश्न पूछते हैं। साथ ही साथ में एक दीदी ने कमेंट करके ये भी बताया था कि सर आप जो फेसबुक पर जो आर्टिकल्स डालते हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है उनको, क्योंकि जो हम आर्टिकल डालते हैं उसमें हम डिटेल में बताते हैं। जैसे डिप्थीरिया के ऊपर हमने आर्टिकल डाल दिया तो डिप्थीरिया के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी दे दी है। फेसबुक पेज है हमारा सक्सेस जंक्शन के नाम से, 1.7 के सब्सक्राइबर हैं और सिल्वर प्ले बटन वाला वहाँ पर प्रोफाइल लगा गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। साथ ही साथ में आज विटामिन ए के बारे में हमने एक रील बनाई है, हमारे टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से। ठीक है, चाहे तो आप सर्च करके फॉलो कर लेना, या लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दी गई है उससे भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। वही सिल्वर प्ले बटन वाला प्रोफाइल लगा है, उसमें आज हमने विटामिन ए पर एक रील बना करके डाली है कि विटामिन ए कैसे प्राप्त होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, ये किसमें घुलनशील है, कहाँ से हमको प्राप्त होता है, ठीक है, इसकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, इन सब पर एक रील बना करके डाल दी है। ठीक है, तो वहाँ पर आपके मतलब की रील्स हम डालते रहते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने कंप्यूटर की शॉर्टकट की रील डाली थी, उसके बाद में एंजाइम्स की रील डाली थी, और आज हमने जो है विटामिन ए की रील डाल दी है। तो सारे विटामिन को हम रील के माध्यम से अपने उस पर बता देंगे इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो इंस्टाग्राम आईडी है सक्सेस जंक्शन 777, जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, क्रोमोसोम जनित रोग कौन सा है? तो आज क्रोमोसोम जनित रोग आपसे पूछे गए थे, अब एग्जैक्ट उनको पता नहीं था, तो आइए हम कवर कर लेते हैं कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो क्रोमोसोम जनित रोग, जिन्हें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, वे एक ऐसे रोग हैं जो क्रोमोसोम में असामान्यता के कारण होते हैं। जैसे कि क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में बदलाव हो जाता है। कुछ प्रमुख उदाहरण है आपके कौन कौन से? डाउन सिंड्रोम हो गया, ये आपका पूछा गया था, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम और ट्राइसोमी 18, ये ऐसे रोग होते हैं जो आपके क्रोमोसोम से संबंधित रोग होते हैं। ये आपके जो पेपर में आज पूछा गया था। चलिए सामान्य ज्ञान की ओर चलते हैं। कुछ प्रमुख योजनाएं आई हैं और योजनाओं के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, और योजना वाली पीडीएफ हमने 199 की जिनने पीडीएफ ली है उन सबको हमने योजना वाली पीडीएफ भी उसके अंदर दी है। पंचवर्षीय योजनाओं की टॉप 100 अलग दी है और सामान्य योजनाओं की टॉप 100 अलग दी है। ठीक है, देखिए अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना का मुख्य लक्ष्य विशेषकर दीनदयाल ग्रामीण योजना, जिसे हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी कहते हैं, ग्रामीण गरीबी को कम करना है और ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है, कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को भी वृद्धि करना है। ये अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। और यही आज आपसे पूछा था कि दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब योजनाओं के मुख्य उद्देश्य पूछे जा रहे हैं। कब चालू हुई, कैसे चालू हुई, कोई नहीं पूछ रहा है। अब उसका उद्देश्य क्या है यह आपसे पूछा जा रहा है। आगे बढ़िए, एक और नई योजना पूछी गई है, एनएसएफडीसी समृद्धि योजना किस लिए चलाई गई थी? तो चलिए देख लेते हैं एनएसएफडीसी समृद्धि योजना क्या है। देखिए, तो एनएफएसडीसी समृद्धि योजना के अंतर्गत 1,40,000 तक की लागत वाली इकाइयों के लिए महिला समृद्धि योजना प्रदान करता है। योजना की मुख्य विशेषताएं देख लीजिए, क्या क्या विशेषताएं हैं महिलाओं के लिए बेसिकली यह योजना है। अधिकतम ऋण सीमा, एनएफएसडीसी परियोजना में लागत का 90% तक ऋण प्रदान किया करता है, जिसमें अधिकतम राशि 25 लाख। देखो क्या होता है, मान लीजिए कि कोई महिला है वो अपना कोई उद्योग चालू करना चाह रही है, भाई ब्यूटी पार्लर चालू करना चाह रही है, मेहंदी वाला पार्लर चालू करना चाह रही है, तो जितना भी पैसा लगेगा उसका 90% जो है एनएफएसडीसी समृद्धि योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा पे किया जाएगा। यही ये योजना है। ठीक है, बाकी ब्याज दर वगैरह बताइए भाई, 4% पर ब्याज, बाकी जो शुल्क है उस पर 4% पर ब्याज लग सकती है। ठीक है, चुकौती की अवधि जो है वो बढ़ा सकते हैं, त्रैमासिक हो सकती है, आप वार्षिक दे सकते हैं, अर्धवार्षिक किस्त जमा कर सकते हैं, 3.5 वर्ष की अवधि के बीच में इसको जो चुकाया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से एनएफएसडीसी योजना महिलाओं के उद्योग से संबंधित है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, मिशन शक्ति योजना किस वित्तीय वर्ष में चालू की गई थी? तो 2022-23 में मिशन शक्ति योजना चालू की गई थी। आइए डिटेल में देख लेते हैं। देखो, तो मिशन शक्ति योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से चालू किया गया था, जो महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2022-23 में चालू की गई। कौन शुरू करेगा? जब महिलाओं की योजना है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चालू की जाएगी। उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इसके साथ में कौन कौन सी योजनाएं और चालू की गई थी? तो संबल, जिसे हम सुरक्षा योजना के नाम से जानते हैं, संबल योजना और सामर्थ्य योजना, ये दोनों योजना चालू की गई थी। ठीक है,
अब देखो 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान इसको लागू किया गया। जो संबल उप योजना है इसमें वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजनाएं संबल योजना के अंतर्गत आ जाती हैं। सामर्थ्य योजना में क्या है, तो सामर्थ्य उप योजना में उज्ज्वला, स्वाधार गृह, कामकाजी महिला छात्रावास आदि योजनाएं इसके अंतर्गत भी आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आज आपसे जेआरएफ फेलोशिप के बारे में पूछा था कि ये जेआरएफ फेलोशिप क्या होती है, इसका फुल फॉर्म पूछा था। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। जेआरएफ या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ध्यान रखना जेआरएफ का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, शोध कार्य में वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक फेलोशिप है जो आमतौर पर पीएचडी या फिर एमफिल के लिए नामांकित छात्रों को दी जाती है। ठीक है, तो यह जेआरएफ एक ऐसी योजना है जो कोई पीएचडी करना चाहता है या फिर एमफिल करना चाहता है उन लोगों को ये जो है छात्रवृत्ति प्रदान करती है। यह यूजीसी नेट, सीएसएसआईआर नेट, गेट और अन्य परीक्षाओं के माध्यम से प्राप्त की जाती है। अब कुछ उद्देश्य देख लेते हैं क्योंकि उद्देश्य पूछ सकता है। तो जेआरएफ फेलोशिप का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने शोध कार्य को आगे बढ़ा सकें। तो हो सकता है आपसे जेआरएफ योजना का उद्देश्य पूछा हो या ये योजना क्यों चालू की गई, तो ये सब पूछा होगा। तो हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। मे भी आगे भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़िए, कंप्यूटर के 5 प्रश्न आए थे, कुछ प्रश्न उन्होंने बताए हैं। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट आइकन पूछा गया था। पावर पॉइंट के बारे में आपको देखो, हमने क्या है, जिन लोगों ने 199 की जो है पीडीएफ ली है उनको हमने कंप्यूटर की 3 पीडीएफ दी हैं, जिसमें एक टॉप 100 है, एक टॉप 200 है और एक 150 है, टॉप 300 के नाम से, लेकिन 150 प्रश्न है उसमें। ये जो 150 प्रश्न हैं, इन 150 में हमने ये सब कवर किया है। क्या क्या कवर किया है अलग से, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और इंटरनेट, इन चारों चीज़ों को एक साथ कवर किया है। तो वो वाला थोड़ा सा आप पढ़ करके जाएंगे तो ये सारे के सारे कंप्यूटर के प्रश्न आपके बन जाएंगे। सब कुछ कराया है उसमें, एक्सटेंशन क्या होता है, डिफॉल्ट आइकन क्या होता है, सब कुछ उसमें कराया है। ठीक है, तो पढ़ के जरूर जाइएगा। तो और इसके बाद पूछा था एमएस एक्सेल में एक जो है सेल से प्रश्न पूछा गया था। पावर पॉइंट में 2016 के बाद में क्या जोड़ा गया, ये सब हमने करा रखा है उस वाली पीडीएफ में। ठीक है, उसको आप पढ़ करके जाना। आगे बढ़िए, मैथ की बात करते हैं। तो आज 2 सवाल उन्होंने भेजे, लेकिन कन्फर्म नहीं कि कैसे भेजे हैं। एक बोल रही थी कि 2:3% में व्यक्त कीजिए, या फिर ऐसा कुछ परसेंटेज पूछा था। ठीक है, उसके 5:7 में प्रतिशत पूछा था। तो ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि ये क्या प्रश्न पूछा गया, एग्जैक्ट प्रश्न है क्या। क्या ये पूछा है कि 2 की चीज़ 3 में बेचते हैं तो कितना लाभ होगा। अगर ऐसा पूछा है तो क्या करेंगे, अपन माइनस कर देंगे, बस 3 में से 2 गया 1, बेस वैल्यू 2 है और गुणा में 100 कर देंगे, काटेंगे तो 50% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का प्रश्न है तो ये आपको ऑलरेडी करा रखे हैं सब कुछ। और 199 के अंदर हमने ट्रिक वाली पीडीएफ भी दे रखी है। ठीक है, जो मैथ की ट्रिक्स हैं, हर एक टॉपिक की ट्रिक दी गई हैं, वो पीडीएफ हमने आपको दे रखी है मैथ वाली। तो वो भी आप थोड़ा सा देख करके जाना। परसेंटेज वाला टॉपिक, परसेंटेज, लाभ हानि, इसको उस पीडीएफ से कंप्लीट करके जाना। आगे बढ़िए, एक प्रश्न पूछा था 150.35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 22.5 दिन में कितना पैसा कमाएगा। तो कुछ करना नहीं, बस 150.35 में 22.5 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। और आज पूछा था चतुर्भुज और मानक विचलन से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बाकी आपको बता दें, कल हमने वीडियो जो कराई है, कल तो आपका एग्जाम नहीं था 19 तारीख को। ठीक है, तो कल हमने जो वीडियो कराई है उसमें हमने आपको जो आपके मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में 2 आपके पैसेज पूछे जा रहे हैं, तो पैसेज को सॉल्व करने की ट्रिक आपको कराई है हमने। और कल हमने स्टैटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि आपका मीन हो गया, मीन, मोड, मीडियन, यानी कि माध्य, बहुलक और माध्यिका, इन तीनों को कल हमने मैथ के टॉपिक को कंप्लीट कराया है। रेंज हो गया, परिसर हो गया, ये स्टैटिक्स के टॉपिक को कल हमने 19 मार्च वाली वीडियो में कराया है। आप लोग जाकर के जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से एक दो प्रश्न वहाँ से आ ही रहे हैं और लोग उसमें तुक्का लगा करके आ रहे हैं, लेकिन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कल वाली वीडियो में हमने कराया है, सब लोग जाकर के देख लेंगे। ठीक है, बाकी रीजनिंग का प्रश्न आया था कि 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में क्या जो है वो हो जाएगा, कोण क्या होगा। तो ये रहा 9, ये रहा 12, कितने का कोण बन रहा है, देख रहे हैं ना, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये घड़ी से भी प्रश्न आपका पूछ लिया है। एक प्रश्न आपका इस तरह से पूछा था, -10, -19, -31, बीच में गैप -64, बताइए क्या आएगा अगला। तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 10 से 19 तक जा रहे हैं, यानी कि 9 ऐड कर रहे हैं। 19 से 31 तक जा रहे हैं, यानी कि 12 ऐड कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है, 9, 12, 12 में 3 जोड़ो 15, 15 में 3 जोड़ो 18, यानी कि 3-3 का गैप चल रहा है। ठीक है, तो अपन भी कर लेते हैं। ये रहा 9, ये रहा 12, अब 15 आएगा। तो 31 में 15 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 46 आ जाएगा। 46 में जब 18 जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के ये पैटर्न चल रहा था, 9, 12, 15, 18, इस तरह से जोड़ते चले जा रहे थे। 3-3 संख्या वाला पैटर्न चल रहा था। एक प्रश्न ब्लड रिलेशन से भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपके रीजनिंग के प्रश्न हो गए। और कुछ लोग बता रहे थे सर उसमें आज ये भी पूछा गया था, वो मतलब कि जो गोला वाला होता है ना, कि मनीष एक जो है छात्र है
और सभी छात्र बेईमान हैं, तो बताइए मनीष बेईमान होगा या नहीं होगा। इन तरह के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, एक दिन कल ही हो सकता है एक अच्छी सी वीडियो क्लास बना लें, जिसमें ये जो टॉपिक हैं जिन लोगों ने बाद में भेजे हैं उनको हम उसमें सॉल्व करा देंगे, ठीक है। बाकी इसके बारे में आपको T20 वाली सीरीज में करा चुके हैं हम, आप एक बार जाकर के देखिए, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी महिला परीक्षक फ्री क्लास के नाम से, वो पूरी प्लेलिस्ट देख करके जाइए, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, है ना, सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, सुपर मैराथन सब कुछ करा रखा है। चलिए अब बालक शिक्षा एवं देखभाल जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वहाँ से बात करें, तो गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड कम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, यह प्रश्न आज आपका पूछा गया था। देखिए पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, पेट के अंदर जब बच्चा रहता है गर्भ के अंदर, तो चारों तरफ से जो है एक फ्लूइड भरा रहता है, एक जो है कह सकते हैं कि द्रव भरा रहता है, जिसमें ये बच्चा तैरता रहता है, ठीक है। तो अगर ये कम होगा तो बच्चे के विकास पर क्या असर पड़ेगा, यह आपसे पूछा है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। लो भैया, गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड, जिसे हम एमनियोटिक द्रव कहते हैं, कम होने से कई जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे कि शिशु का विकास रुक सकता है, फेफड़े का पूरी तरह से विकसित ना हो पाना, या जन्म के समय सांस लेने में समस्या होना, ये सारी समस्या हो सकती हैं। एमनियोटिक फ्लूइड कम होने का संभावित प्रभाव, शिशु के विकास रुक जाएगा, ठीक है, और उसके शरीर में फेफड़े पर जो है इफेक्ट पड़ सकता है, और जन्मदोष हो सकता है। कुछ मामलों में कम एमनियोटिक फ्लूइड शिशु में जन्मदोष का कारण बन सकता है, जैसे कि हाथ पैर या फिर चेहरे की विकृति, यानी कि कोई ना कोई डिफेक्ट भी हो सकता है अगर एमनियोटिक फ्लूइड पेट में कम रहेगा। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये कैसे बढ़ता है, इसके लिए पानी पीते रहना चाहिए, और जो है क्या कहते हैं वो नारियल पानी जो आता है वो नारियल पानी पीता रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ाने में मदद करती हैं। अगला पूछा था नेत्रहीन बालकों को शिक्षा कैसे दी जाएगी, ये आपका विकलांगता से प्रश्न पूछा था। चलिए देख लेते हैं। नेत्रहीन बालकों को शिक्षा देने के लिए ब्रेल लिपि, आपको बताया था ना ब्रेल लिपि के बारे में, सहायक तकनीकी और विशेष शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें वे अन्य बच्चों की तरह ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखो ब्रेल लिपि में क्या होता है, तो यह एक स्पर्शनीय लिपि है, जिसमें उभरे हुए बिंदुओं के माध्यम से अक्षरों और शब्दों को दर्शाया जाता है, जिससे नेत्रहीन बच्चे छू करके और पढ़ करके लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें क्या होता है, ऐसे डॉट 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 बना रहता है, और ये सारे के सारे डॉट उभरे हुए अक्षर होते हैं, जिनको टच करके जो नेत्रहीन बालक होते हैं वो पढ़ाई करते हैं। इसी को हम ब्रेल लिपि कहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको याद हो कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। अगर याद हो जनवरी के महीने मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला देखिए, विकलांग बालकों के साथ में यदि कोई गलत कर रहा है उसकी शिकायत आप कहां पर कर सकते हैं, यह प्रश्न पूछा था। तो देखिए यदि विकलांग बालकों के साथ में गलत होता है तो आप मुख्य आयुक्त जो विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए जाते हैं स्पेशली के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ये मंत्रालय है और ये विभाग है मुख्य आयुक्त का, ठीक है। आप ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, ये देखो ऑनलाइन शिकायत का पोर्टल भी दिया गया है, इस पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अगला देखिए, क्रेच योजना आपसे पूछी थी, कार्यशील महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जाती है। तो भाई क्रेच योजना चलाई जाती है, आपको पहले भी बताया था। क्रेच योजना के अंतर्गत जो महिलाएं दिन में काम करती हैं वो अपने बच्चों को कहाँ पर, आंगनवाड़ी केंद्रों में छोड़ करके जा सकती हैं। दिन भर उनकी देखभाल होगी, 6 से 7 घंटे टाइमिंग रहती है। एक बार टाइमिंग भी पूछ लेता, तो 6 से 7 घंटे तक उनके बच्चों की देखभाल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाएगी। वापस जब वो शाम को आएंगी तो उन बच्चों को अपने साथ में लेकर के अपने घर पर जाएंगी, ठीक है ना। इसी को हम क्रेच योजना कहते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा ये चालू की गई थी, ठीक है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा है, इसी में से बना बना करके प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला देखिए, आंगनवाड़ी में कितने साल तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, यह प्रश्न आपका बना था। तो आंगनवाड़ी में मुख्य रूप से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जो उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करती है। प्री स्कूल एजुकेशन से यह प्रश्न बना था। 3 से 6 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा वहां पर दी जाती है, बालक और बालिकाओं को, ठीक है। चलिए प्रबंधकीय कौशल मैनेजर स्किल पर चलते हैं। पैराग्राफ के 10 प्रश्न आए हैं, जिसमें एक पैराग्राफ आया था समाज में रूढ़िवादिता के ऊपर, ठीक है। वैसे कल हमने 2 पैराग्राफ कल भी कराए थे और 2 पैराग्राफ उससे पहले भी कराए हैं, ठीक है। ये दोनों वीडियो आपको देख करके जाना है। हमने ट्रिक के द्वारा बताया है कि कैसे आप इन पैराग्राफ्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 19 मार्च वाला कल वाला आपको वीडियो जरूर देखना है, और इससे पहले जो हमने कराया था उसमें अलग से बता रखा है कि पैराग्राफ ट्रिक के नाम से वीडियो है, उसको भी आप देख करके जाइएगा। आगे पूछा था 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ही पूछ रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 का मुख्य उद्देश्य तीव्र और समावेशी विकास हासिल करना था, जिसमें गरीबी में कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल था। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य था। नीति आयोग से 2 प्रश्न पूछे थे, एग्जैक्ट प्रश्न उनको याद नहीं है, तो आप बता दीजिए नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी नीति आयोग के बारे में डिटेल में बता रखा है 199 वाली PDF में, आयोग के बारे में जो हमने बताया था
उसमें योजना वाली पीडीएफ में नीति आयोग के बारे में लगभग 15 प्रश्न कराए हैं। उन्हीं 15 प्रश्नों से घूम फिर करके प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन एक्ट कब आया, यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन एक्ट की जो लागू कब किया गया था, यह पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना चालू की गई, जो फरवरी 2009 में शुरू की गई थी। यह प्रश्न आज आपका पूछा था। एक और पूछा था, विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन कितनी मिलती है, तो 1500 रुपए दी जाती है, जिसमें 1200 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और 300 रुपए राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। यह भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे राशि भी पूछ ली जाए। बाकी आपके इसके अंतर्गत संचार से प्रश्न आ रहे हैं, नेतृत्व, मोबाइल कम्युनिकेशन, इन सब से प्रश्न मैनेजमेंट में आ रहे हैं। इन सब के प्रश्न लगातार आपको हम करा रहे हैं। तो डेली एग्जाम एनालिसिस देखिए, जितना भी अब तक हमने करा दिया है वो सब देख करके जाइए। 10 से 12 नंबर तो आपके इसी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको बता रखा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके तुरंत अपनी पीडीएफ मंगवा लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके पास में 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, या फिर आपका अप्रैल में एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बढ़िया से अभी भी तैयारी करके जा सकते हैं। और एक एक व्यक्ति को हम पीडीएफ भेजते हैं, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है। कॉल मत करो भैया, हम एक एक व्यक्ति को भेजेंगे, काहे कॉल कर रहे हो, ठीक है ना। कॉल मत किया कीजिए, आपको हम पीडीएफ भेजेंगे, चाहे रात को 12:30 बज जाए सोते सोते। हम रोज 12:30 बजे के बाद ही सोते हैं। 12:30 बजे तक दिन भर में एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ करके सबको पीडीएफ भेजते हैं, जिन लोगों ने पेमेंट किया है, पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेजा है। ठीक है, तो आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, तुरंत आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पेज के बारे में आपको बता दिया है, इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लेना है। सक्सेस जंक्शन 7 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, उसको फॉलो कर लेना। वहाँ पर आज हमने जो है रील डाली है विटामिन ए वाली। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 9 बजे सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस के साथ में। जिसका भी एग्जाम हुआ करे भाई, जैसे आज इन लोगों ने प्रश्न भेजे हैं, बहुत प्रश्न भेजे, बहुत अच्छा लगा जान करके। आपको भी इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्नों को भेजना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।